नमस्कार दोस्तों। किसी ने लिखा है, नजर, नमाज, नजरिया सब कुछ बदल गया। एक रोज इश्क हुआ और मेरा खुदा बदल गया। तो कमोबेश आज ये स्थिति में ये क्यों बयां कर रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। कल देश के शीर्ष अदालत के निजाम बदल गए और निजाम के रूप में एक उम्मीदों का चेहरा है। उसे उम्मीदों का चेहरा इसलिए कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो हालात कभी हिंदुस्तान में न्यायपालिका के कभी नहीं रहे। न्यायपालिका इतनी रीढ़ विहीन, बिल्कुल रेंगती हुई कभी नहीं रही। आज है। आज कानून मंत्री बिल्कुल सरेआम अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को और सबको जाने क्या क्या कह देता है। प्रधानमंत्री क्या कह देते हैं और तमाम सारे लोग क्या कहते हैं। जनता भी आज गाली देती जब यह स्थिति हो, और इस स्थिति में जब यकीन खो चुकी हो सुप्रीम अदालत तक पूरी न्यायपालिका, उस वक्त में जब एक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला हो तो उससे उम्मीद बनती है, क्योंकि उसकी पुराना इतिहास एक अच्छा है तमाम सारी चीजों को लेकर। तो निजाम बदलते ही क्या हुआ उसका उदाहरण है। कल एक केस में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और वो केस था तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था, और एक सिंपल से सफाई कर्मी के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट आए थे कि इसको इस तरह से परमानेंट नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा क्यों? अब अदालत के पास यही बात बची है कि पिटी ऑफेंसेस, लोगों को, छोटे छोटे लोगों के हक मारने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आकर के लड़ने आए क्या इसके लिए? और उनका नो, खारिज। संदेश जाता है, और संदेश जाता है उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते ही 1 महीने से जमानत के आदेश को रोके हुए मुंबई की एक निचली अदालत, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक की है, वो अदालत आदेश रोके बैठी थी। और कल उसने शाम को जो आदेश सुनाया वो ऐतिहासिक आदेश था, और वो आदेश था कि किस तरीके से मनमानी की है, अवैध तरीके से जो है शिवसेना के जो नेता हैं और सामना अखबार के कार्यकारी संपादक हैं संजय राउत, उन्हें बंद करके रखा गया है। किसमें? ईडी के मामले में, धन शोधन के आरोप में। और धन शोधन का आरोप आप समझिए, उस आदमी पर जब लगाया जाता है तो उसके लिए तथ्य नहीं, 101 दिन हो गए, और 101 दिन में भी ईडी अदालत को उनके खिलाफ सबूत नहीं सौंप सकी। अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और इस अवैध हिरासत माना इसे। आप समझिए, बड़े लंबे समय बाद में किसी अदालत ने इस तरह की बात की। और ये इकलौती बात नहीं है, इसके अलावा एक भीमा कोरेगांव के मामले में जो बड़े कई सारे बुद्धिजीवी उसमें जेल में बंद हैं, उसी मामले में गौतम नवलखा है, और उनको उनकी जमानत का विरोध कर रही थी जो एनआईए, सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं। और उस स्थिति में अदालत ने कहा चलिए मैं जमानत नहीं देता हूं, मान लेता हूं ये खतरे, लेकिन ये अपने घर में रहेंगे, 70 साल उम्र हो चुकी है, इनको आप हाउस अरेस्ट कीजिए, 1 महीने के लिए हम हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देते हैं।
लेकिन जेल नहीं भेजेंगे, जेल की सलाखों में नहीं भेजेंगे, आप पाबंदियां लगा दीजिए। ये हुआ है, ये बदलाव पराली को लेकर के, कि पराली से बड़ा प्रदूषण फैल रहा है और जाने क्या हो रहा है, और किसानों को बिल्कुल फांसी पे चढ़ा दिए, और ये सारी चीजों को लेकर के किस तरीके से एक वकील साहब गए, जनहित याचिका लगाई, और वो याचिका लंबित थी, सुनवाई हुई, अदालत ने कहा वाह, आपको लगता है कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण रुक जाएगा? और उन्होंने कहा याचिका अलग रखी, उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया। यह हुआ। एक और नजरिया ही की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से चीजें की जाती हैं उसमें यह होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर के एक याचिका दाखिल, उस पर जवाब मांगा था केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया कई महीनों से, और जब जवाब नहीं दिया, केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और कहा आप काम करना सीखिए, आपके कारण से ये 44 लाख केसेस पेंडिंग है, कोई और कारण नहीं, इनको खत्म कीजिए, खत्म करना है तो आइए, और इस तरह से मत कीजिए। और जिस तरीके से कहा, मतलब आप ये समझिए। इसके अलावा एक और था, बीमा के मामले में था, बीमा करने के मामले में उनका वो मजबूर है, बीमा के लिए जो भी वो आता है, एक रटा रटा ऐसा वो होता है, उसमें उसे साइन करना ही होता है, वो उसकी मजबूरी है। आप उसे ऑप्शन कहां दे रहे हैं कि हाँ हम नहीं ये मानते हैं सर? उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, और कहा फिर शुरू किया जाना चाहिए, अनुबंध को सही तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं है एक पक्षी होना चाहिए। तो यह स्थिति है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इच्छा व्यक्त की और पूरा फ्रेम बनाने। एक और था, विशिष्ट अदायगी सूट का मामला था, उसमें ट्रायल में वादी को तत्परता और इच्छा पर विशिष्ट मुद्दे को फ्रेम करना चाहिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो ये आप समझिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, जीएनसीटी के अधिकारी जो थे निर्वाचित सरकार के प्रति उदासीन, बैठकें छोड़ रहे हैं, मंत्रियों को फोन नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जब यह बताया तो उन्होंने कहा कि वाह, ये क्या मजाक हो रहा है। तो इस तरह से मजाक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कल ही आदेश दिए, और उनका आज असर भी देखने को मिला कि अब ऑटोमेटिक तारीख और लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री को तैयार किया जाए। ये नहीं हो कि आपके यहां आकर के वो पैसा दे और तभी हो, और चढ़ावे बिना कुछ नहीं होता है। तो ये नजरिया होता है, जब काम करने वाला व्यक्ति आता है तो ये स्थिति है। शायद यही वजह थी, हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ ग्रहण था और प्रधानमंत्री प्रचार में व्यस्त थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में प्रचार में व्यस्त थे, उनके पास टाइम नहीं था, जबकि दोनों को दिल्ली होना चाहिए था। यह अद्भुत मौका होता है, एक संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति हो रही हो, और उस अवसर पर यह अनुपस्थिति निश्चित रूप से ये सवाल खड़े करती है, और सवाल खड़े करती है तो आप समझिए। इसी तरीके से एक और केस आया, केरल का था, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करने वालों लोगों को लेकर के वहां हुआ कि पुलिस एक्ट का जो वहां पर रूल है उसके तहत वो नहीं कर सकते थे उस समय, और ये न्यायपालिका ने कहा, और है क्या ऑप्शन, क्या है आम आदमी के पास, प्रदर्शन के अलावा क्या है? तो इसलिए प्रदर्शन करना उसका हक है, और इस आधार पर हम उसे वो नहीं कर सकते, दंडित नहीं कर सकते। तो यह आप समझ लीजिए, और इसलिए उन्होंने उसे बरी कर दिया। तो ये मैं चंद घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं कि जैसे ही ये सारी चीजें हैं, तुरंत होने लगता है और तुरंत बदलाव आने लगते हैं, और जब बदलाव आने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चीज। तो ये सारी चीजें आपको लेके आती हैं कि हां आप किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे चलाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन जो है नागरिक समाज के हाथों में एक
उपकरण है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पुलिस कार्रवाई के हाथ का एक उपकरण जो पुलिस तमाम तरह से करती है, पुलिस सरकार की कार्रवाई का उपकरण है, तो आम नागरिक के हाथ में जो है प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन ही है और कुछ नहीं है। तो यह स्थिति है। एक और बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भ्रष्ट लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं आप करते। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल लताड़ा, कहा आप सारी बातें कर रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से सारी चीजें हैं उसे देखने वाला है, और वो भी एक महत्वपूर्ण। इसके बाद में आपको याद होगा 2002 से 2007 के बीच में गुजरात पुलिस ने जो 22 कथित फर्जी मुठभेड़ की थी, उसको लेकर के जस्टिस एच.एस. बेदी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है, और उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अब संजीदा है। उसने एक और किया, आजम खां की आनन फानन में इन्होंने सदस्यता रद्द कर, उन्हें मौका भी नहीं दिया कि वो अपील में जाएं और अपनी सजा पर कोई और फैसला ले सके या अदालत के न्यायिक प्रक्रिया को अपना सके, इमीडिएट कर दिया। वहीं भाजपा के एक विधायक थे, उनका नहीं किया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्हें टाइम दिया कि नहीं तब तक नहीं होगा, उनको टाइम दिया जाता है। तो यह स्थिति है, यह बदलाव होता है, ये नजरिया बदलता है। और जब नजरिया बदलता है, एक और भी मामला था नोटबंदी का। नोटबंदी का मामला 2016 से आप समझ के बाद में जब वो दाखिल किया गया था कि अवैध तरीके से की गई है, और इसका वो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जब दाखिल करना था उसके पहले कहा था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कि साहब हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप जिस भी दिन सुन देंगे हम बिल्कुल तैयार। और जब वहां पर एफिडेविट देने की बारी आई तो कहें कि नहीं अभी तैयार नहीं है, अभी तैयारी करेंगे, हमें और वक्त दे दिए। अदालत ने कि क्या वक्त दे, आपने ही कहा था तैयार, और आज आपको यह लग रहा है। 1 सप्ताह का वक्त दिया और कहा इसके बाद अब कोई वक्त नहीं मिलेगा, आपको प्रस्तुत करना है, टाइम आपको करना है। तो यह स्थिति है, ये नजरिया बदलने का फर्क होता है। तो मुझे याद है कि मैं जिन दिनों क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, यूपी स्टेट का स्टेट क्राइम देखता था, तो उन दिनों श्री राम अरुण वहां के डीजीपी बने और मैंने उनका एक इंटरव्यू किया। उन्होंने एक शब्द कहे थे, मैं उन्हें बार बार कोट करता हूं कि मुझे अच्छे लगे थे। उन्होंने कहा था कि जब नेतृत्व ही बेईमान हो जाए तो निचले स्तर से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो वही स्थिति आज जैकलिन ने जो है बात आरोप लगाया है और पूरे तथ्य दिए हैं कि साहब कोर्ट में उन्होंने कहा है कि ईडी उन्हें तंग कर रही है। कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा सबूत थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों परेशान कर रहे हैं, और नहीं है तो परेशान क्यों कर रहे हैं, शोषण करना चाहते। तो यह स्थिति। बहरहाल संजय राउत छूट के आ गए। छूट के आने के बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वो मिलने जाएंगे, ये उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने शिंदे सरकार की तारीफ भी कर दी और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ कर दी है, और इसके अलावा और दूसरी हैं। लेकिन वो उद्धव ठाकरे के पास मिलने गए। उद्धव ठाकरे ने कहा ईडी को बंद कर देना चाहिए, ईडी जिस तरीके से काम कर रही है। और उन्होंने जिस तरीके से संजय राउत बोलते थे आज वो नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने एक चीज कही कि मैंने आज 3 महीने बाद अपनी घड़ी पहनी, यह भी मुझे ठीक से नहीं आ रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग जो थे वो जेल में कैसे उन्होंने अपने वक्त गुजारे होंगे। जेल की दीवारें बड़ी और अक्सर लोग दीवारों से बात करते हैं और मनन करते हैं। तो यह स्थिति संजय राउत के छूट कर आने पर एक खुशी है लोगों में कि एक सही बड़े दिनों बाद में डिसीजन लिया है। लेकिन संजय राउत जो जिस तरीके से किया गया सारी चीजें वो सवालों के घेरे में है कि आप किस तरीके की स्थितियों में ले जाते हैं। तो जब ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से तो नजरिया बदलने की बात जब मैं कह रहा हूं तो आज नजरिया राहुल गांधी के लिए भी बदल रहा है। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तो नांदेड़, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आपको याद होगा एक वक्त होता था प्रशांत भूषण से लेकर सारे लोग जो हमलावर होते थे गांधी परिवार के प्रति और दूसरों के प्रति। कल क्या कहा? My name is Prashant Bhushan. I am a public interest lawyer in the Supreme Court. My discussion with him was general about the state of the country, about what needs to be done. I think it's a very good initiative. I think it's sending out a good message. And the problems with trying to sow divisiveness and hate, which the BJP government is trying to do. We are all seeing how the government is destroying all the institutions. They are getting their own people planted in all these institutions, etc. We are also seeing how hate is being spread and fake news is being spread, etc. All of us need to come together in order for this country to be strong, in order for us to be able to solve the problems of the people. And what do you make of this massive increase in Mr. Adani's wealth? It's all because of government's patronage, and on the basis of that he is borrowing money, It's a bubble. It's a bubble which can burst at any time. So I wish him very well, and I hope that this yatra will have several impacts. Firstly, it will spread this good message in the country. प्रशांत भूषण खुद जाकर के राहुल गांधी के साथ पैदल चले और यात्रा में हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा राहुल गांधी एक बेहतरीन इंसान। उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से यह यात्रा एक बेहतरीन दिशा में है और चीजें हैं, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। ये नजरिया बदलता है, और वही नजरिया बदला है। एक और नजरिया है जो देश की लोकसभा की प्रधान थी, स्पीकर थी, सुमित्रा महाजन, जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। हाँ। मध्य प्रदेश में आगमन होना है। मुझे इतना अच्छा लगा, सच बताती हूँ। मैं जब प्रवचन करती थी तब मैं बोलती थी जिसको भी देश के लिए काम किया है, मैं महापुरुषों के उदाहरण देगी। उन्होंने पहले हिंदुस्तान को देखा और काम में लग गए। तो मुझे लगा कि राहुल जी को ये इच्छा भी हुई, नहीं तो पहले तो यूं ही बोलते थे। अब वो ये इच्छा हुई, ये मैं एक अच्छी बात मानती हूँ कि एक युवा को, अभी तो थोड़ा सा हो गई उनकी भी, राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं, और उनके मन में राष्ट्रीय और उसके लिए कितनी भावना है और क्या है, और आज जब वो चल रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं बड़ी इसके लिए वो हूं। तो आप इससे समझ सकते हैं न्यू नजरिया बदलता है। नजरिया ये बदलता है कि नितिन गडकरी आज जब वो अपने तमाम उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं सरकार की नीतियों के कारण, तब वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह का धन्यवाद करना चाहिए। यदि वो नहीं होते तो आज
ये हमारी जो लिबरल व्यवस्था है, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था सबली हुई है, वो उनकी देन और उनके कारण। तो ये नजरिया होता है। जिन मनमोहन सिंह पर वो तमाम टिप्पणियां की जाती थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान, उनके खुद के अध्यक्ष रहने के दौरान, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान, और वही नजरिया की बात करता हूं। जब चुनाव आता है, सारी चीजें आती हैं, पूंजीपतियों के आगे झुकना होता है, उनसे पैसा लेना होता है, तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री लोगों के आगे झुक झुक के मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जाने क्या क्या ड्रामे करते हैं, और उनके ड्रामे देखने वाले होते हैं। तो उनके ड्रामे अपने आप में मशहूर। तो ये स्थिति है। तो कहीं ड्रामे चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, तो ये आप समझिए। तो इस तरह से नजरिया बदल रहा है, और नजरिया बदलने का क्रम जब चलता है तो आप समझिए। तो आज राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्राओं के बाद एक नजरिया बदल दिया है, बता दिया है कि नहीं, हम ही हैं जो आपके लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं, हम ड्रामा नहीं करते। और वहीं आम आदमी पार्टी जो खुद को कहती थी कि हम जनता के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यह भी उसने इस चुनाव में साबित कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि वो हिमाचल में लड़े, तो वो हिमाचल में सिंबॉलिक लड़ रही है। लेकिन गुजरात में जहां वो चाहती है लड़े, क्योंकि वो लड़के कांग्रेस पार्टी के वोट काटेगी, मुस्लिम्स के वोट काटेगी, दूसरे और तमाम जो नाराज वोट है उन्हें काटेगी, और उससे कांग्रेस पार्टी का रास्ता बंद हो जाएगा। तो आज वो उसके लिए काम कर रही है। और जब ये कर रही तो भी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, वो सिद्ध होती है, ये आरोप सिद्ध होता है। तो आप इससे समझ लीजिए, आज पंजाब में जितनी बीभत्स घटना हुई, आज फिर एक आतंकी घटना हुई, और उस आतंकी घटना में कोटकपुरा में सरेआम एक दुकानदार को, हिंदू दुकानदार को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पर आरोप लगा कि उसने 2015 में कोई बेअदबी की। आप समझिए, यही हो रहा था उस दौर में भी, जब आतंकवाद का दौर था और सारी चीज। आज फिर वही हो रहा है, और पूरा जल रहा है, और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनकी पार्टी के प्रमुख, जो दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, वो प्रचार में व्यस्त हैं। किसी के पास टाइम नहीं, ना किसी को लिए पंजाब में, ना किसी को दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण में जा सके। तो यह स्थिति है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने उद्देश्य से चल रहे हैं, जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो नफरत, छोड़ो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। My name is Prabjot Singh और मैं दिल्ली से हूँ। My main concern is of the hatred, जो एक फियर क्रिएट किए जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी का लड़का वो जाके BCCI का प्रेसिडेंट एक सेकंड टर्म के लिए हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद से सारे लॉस को मोड़ दिया जाता है। हमारे युवा पीढ़ी 22 साल की उम्र में रिटायर होके बैठ जाएं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हमारे औरतों का शोषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेटेस्ट इसमें आप देखेंगे तो अंकिता भंडारी, हमारी बहन का देखा आपने हिमाचल में, कैसे बीजेपी के नेता और उसके दोस्तों ने उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स कर रहे थे, और जब हमारी बहन ने मना किया तो उन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो लखीमपुर खेरी है, जहां अशोक टहनी के बेटे ने अपनी कार से किसानों को रौंद दिया। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर इलेक्शन से पहले बाबा राम रहीम जैसे को बेल मिल जाती है, ताकि उनका वोट बैंक सिक्योर हो जाए। मैं इसी योगदान से भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ, जो मेरे हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट है। अगर जंजीरें नहीं कटती तो अपने पैर काट दो, चलो मगर आजादी से चलो। जो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये है। तो यो नजरिया बदलता है। तो निजाम जब बदलता है, निजाम का रुख बदलता है। तो आज निजाम का रुख, जो देश का निजाम है, तो उसका रुख तानाशाही का है, बादशाहत का है, तो वो दिखाई देता है। और अरविंद केजरीवाल और उनका ड्रामे का है, तो वो दिखाई देता है। और
डीवाई चंद्रचूड़ का कुछ कर गुजरने का है तो वो दिखाई देता है, और राहुल गांधी का देश को जोड़ने का है तो वो दिखाई देता है, और सबके असर दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा है, और वो असर सामने, नोटबंदी की बर्बादी सामने है, अर्थव्यवस्था की बर्बादी सामने, वो औद्योगिक विकास बाधित हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। और जब सब खत्म हो गया हो तो बनाने की दिशा में, जोड़ने की दिशा में, समेटने की दिशा में काम करने की जरूरत है, और वो राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं, और उनसे बिल्कुल इतर विचार रखने वाले लोग भी अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सच को जानिए, पहचानिए और सच को अपनाइए, नहीं तो झूठे लोग अपना झूठ थोपकर आपको मूर्ख बनाएंगे और आपको बदले में बर्बादी देंगे, लेंगे सब कुछ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।